हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है निदान पंचक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैंने सब कुछ एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। तो देखो, जो इसका सिलेबस है उसमें निदान पंचक कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं गिवन है, बल्कि बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में है। लेट मी टेल यू थिंग्स। निदान पंचक में 5 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ निदान, सेकंड हमारा आता है स्थान शमशय यानी कि पूर्व रूप, थर्ड हमारा आता है रूप, फोर्थ हमारा आता है उपशय या फिर अनुपशय, एंड फिफ्थ हमारा आता है संप्राप्ति। तो ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने स्कैटर्ड फॉर्म में दे रखा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निदान पंचक एक पूरा टॉपिक होता है जिसमें ये 5 चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक वाइज चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है। विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, निदान पंचक एक्चुअली में होता क्या है और इसको यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है वो मैं पूरा बताऊंगी। तो निदान पंचक आर 5 डायग्नोस्टिक पैरामीटर टू नो द डिसीज़। अगर ये यूनिवर्सिटी में आता है तो सबसे पहले आप ये श्लोक लिख देना। इस श्लोक में बताया कि निदान पंचक होता क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। निदानम पूर्व रूपाणी उपशेष तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदश स्मृतम। ये मानव निदान का फर्स्ट चैप्टर का 4th श्लोक है। तो निदान पंचक में हमारी 5 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज निदान यानी कि कॉज ऑफ डिसीज, फिर आता है हमारा पूर्व रूप प्रीड्रोमल सिम्टम, देन हमारा रूप आता है यानी सिम्टम ऑफ डिसीज, देन उपशय आता है थेरेप्यूटिक टेस्ट, मतलब कि किन चीज़ों के कारणों से जो डिसीज़ है वो बढ़ सकती है, यानी उसमें इंक्रीमेंट आ सकता है, या फिर किन चीज़ों के कारण से उसमें डिक्रीमेंट आ सकता है। फिफ्थ वन इज संप्राप्ति, दैट इज पैथोजेनेसिस। तो इन 5 उपायों से व्याधि का हमें ज्ञान होता है, अतः इन 5 व्याधि ज्ञानोपाय कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है निदान, या फिर जिसको हम हेतु बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हम कॉज बोलते हैं। तो निदान इज अ कॉज ऑफ डिसीज। तो देखो, निदान शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। तो निदान में सबसे पहले 2 टर्म आते हैं, व्याधि जनक और व्याधि बोधक। अब इन 2 टर्म्स का मीनिंग क्या है? क्योंकि इसके नाम से ही ये दिख रहा है कि व्याधि का जनक मीन्स कि जननी जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो व्याधि जनक मतलब व्याधि को उत्पन्न करने वाले कारणों का ग्रहण निदान शब्दों से किया जाता है। इसे हेतु भी कहते हैं। व्याधि जनक मतलब व्याधि की जननी जो व्याधि को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अति मधुर यानी अति मधुर का सेवन करने से आपको क्या हो सकता है? प्रमेह की डिसीज हो सकती है ना। अब व्याधि बोधक मतलब क्या होता है? जो व्याधि का ज्ञान करा रहा है कि ये इसके सिम्टम है, इससे ये व्याधि हो सकती है, तो वो व्याधि का बोधक है, व्याधि का ज्ञान करा रहा है हमें। तो व्याधि का बोध कराने वाले साधनों का ग्रहण भी निदान शब्द से ही करते हैं हम। जैसे कि निदान पंचक में ये 5 चीज़ें आती हैं, इनसे भी क्या होता है? व्याधि का ज्ञान ही होता है ना, व्याधि का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभूत मूत्र यानी कि अत्यधिक यूरिनेशन से आपको प्रमेह होता है, तो ये प्रमेह का बोधक है, ठीक है। या फिर अगर आपका संताप है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में हीट हो रही है, गर्म हो रही है आपकी बॉडी, तो उससे वो किसका सिम्टम है कि आपको ज्वर हो सकता है, तो उसे व्याधि का बोध हो रहा है, व्याधि का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 टर्म आई होप कि क्लियर हो गई हो। उसके बाद देखो इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा में श्लोक होता है, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, यानी कि व्याधि की उत्पत्ति का जो हेतु है उसे ही हम निदान कहते हैं। ये मानव निदान का श्लोक है। फिर आते हैं हम इसके पर्यायवाची पे। तो इसके पर्यायवाची है निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, उत्थान एंड निदान। तो ये 5 इसके पर्यायवाची आपने याद कर लिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, निदान और उत्थान सिमिलर से हो गए, कर्ता और कारण ये हो गए, फिर निमित्त और आयतन सिंपल। उसके बाद देखो अब इसके टाइप्स। तो निमित्त जो है हेतु, इसमें आप ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में टेबल बना के आना, रेदर देन वैसे लिखने के बजाय। तो निदान हेतु में देखो, इस टेबल में एक प्रकार में हमारा आता है आशयापकर्ष, द्विविध प्रकार में हमारा आता है उत्पादक व्यंजक, दूसरा बाह्य आभ्यंतर, थर्ड वन इज प्राकृत वैकृत, फोर्थ इज अनुबंध है अनुबंध, फिफ्थ वन इज प्रकृति एंड विकृति। उसके बाद त्रिविध प्रकार में हमारा आता है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। दोष के हेतु से हम देखेंगे तो दोष हेतु, व्याधि हेतु या फिर दोष व्याधि उभय हेतु। थर्ड वन गति से हमारा 3 होते हैं, क्षय, वृद्धि और सम। बट मेन इसमें यही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत ये अजय शर्मा वाली बुक में भी ये दोनों ही मेन अच्छे से गिवन है, ठीक है। उसके बाद चतुर्विध प्रकार में हमारा आता है सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। अब एक ही करके हमें इन्हें पढ़ना है। सबसे पहले देखो, एक भेद से। एक भेद का मतलब होता है आशयापकर्ष, ये इसके अंदर आता है। आशयापकर्ष का मतलब है आशय प्लस अपकर्ष। दैट मीन्स कि नेचुरली ये जो दोष जहाँ पर भी प्रेजेंट है वहाँ से खींचकर उसको बाहर निकालना, यानी कि डिस्प्लेस्ड कॉज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दोष अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हुए प्रकुपित वायु द्वारा प्रेरित होकर अन्य स्थान पर जाता है, तो इसे हम आशयापकर्ष कहते हैं। इस अवस्था में दोष समप्रमाण होते हुए भी अन्यत्र स्थित होने के कारण विक्रोत्पादक होता है।
अब देखो ये समझाती हूँ मैं कि संप्रसारण मतलब होता है कि दोष जो है वो अपनी नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर दे, यानी कि वो प्रकोपित हो जाए। तो जब दोष की जो अगर वो प्रकोपित हुआ तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो अपना स्थान छोड़कर प्रकोपित दोष दूसरे स्थान पे चला जाए और वहाँ पे रोग की उत्पत्ति करता है, उसको हम बोलते हैं आशापकर्ष। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब छीण की श्लेष्मा होती है, छीण श्लेष्मा मतलब आपका कफ डिक्रीज़ हो रहा है। हमें पता है कि कफ जो है उसका गुण स्थिरता है ना। तो कफ डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि छीण हो रहा है श्लेष्मा, यानी कफ हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो उसकी स्थिरता है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो जो वात है वो प्रकोपित होगा, क्योंकि वात का गुण क्या है, गतिशील और चल है ना। तो जब कफ हमारा क्षीण होगा यानी कि जब कफ हमारा डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, वात प्रकोप होगा, और प्रकोपित वात क्या करता है, गति को बढ़ाता है। अब क्या होगा, पित्त जो है उसका आशय है हमारा ग्रहणी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो प्रकोपित वात है वो उसे हटाकर जिस स्थान पर पहुंचाता है वहाँ वेदनावत पीड़ा दाह उत्पन्न होती है, जिससे रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखो वात जो है वो हमारा कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, पित्त हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो कफ है वो हमारा चेस्ट रीजन में होता है। तो जब हमारा कफ डिक्रीमेंट आया कफ में तो उससे वात प्रकोपित हुआ, वात प्रकोपित होने से गति को वो बढ़ाता है, और जो पित्त का आशय है ग्रहणी उसे उठाकर वो किसी और स्थान पर ले जाएगा जहाँ पर वेदनावत पीड़ा या फिर दाह उत्पन्न होती है, उससे रोग की उत्पत्ति होती है। इसको हम बोलते हैं आशापकर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है द्विविध भेद से। उसमें हमारा फर्स्ट वन है उत्पादक हेतु एंड व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है डिसीज़ को डायरेक्टली, यानी कि दोषों के संचय को उत्पन्न करने वाला हेतु। हमें पता है कि हेमंत ऋतु में जो मधुर रस है उससे कफ का संचय होता है, तो ये डायरेक्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये डायरेक्ट कॉज है, इसको हम बोलेंगे उत्पादक हेतु। दूसरा हमारा आता है व्यंजक हेतु, जो कि एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है डिसीज़ का, जो उसको डायरेक्ट नहीं करता लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी फैक्टर्स की वजह से वो दोष जो है वो उसमें इंक्रीमेंट आता है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, हेमंत ऋतु में हमारा कफ का संचय हुआ था, लेकिन पुनः वसंत ऋतु में क्या होता है, सूर्य की रश्मियों द्वारा पिघलकर जो कफ रोगों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में यहाँ पर हमारा कफ का संचय हो गया था, लेकिन अब क्या होगा, एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, जो वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें हैं उसको जो पिघलाकर जब वो पिघलता है तो कफ रोगों को उत्पन्न करता है। दिस इज एग्रीवेटिंग फैक्टर, इसको ही हम बोलते हैं व्यंजक हेतु। उसके बाद फिर हमारा आता है बाह्य एंड अभ्यंतर। बाहर नाम से ही क्लियर है कि आहार विहार काल जीवाणु या आघात आदि बाहरी कारणों से जब दोष प्रकोपित होता है और व्याधि उत्पन्न करता है उसको हम बाह्य हेतु बोलते हैं। और अभ्यंतर मतलब दोष दूषित धातुमल आदि इनसे जब बॉडी के अंदर ही हमारा हेतु कॉज करता है उसको हम बोलते हैं अभ्यंतर हेतु। फिर हमारा आता है प्राकृत और वैकृत। तो प्राकृत में हमारा क्या है, ऋतु के स्वभाव के अनुसार दोष का प्रकोपित होना, जैसे कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो ये प्राकृत है, यानी प्रकृति के अनुसार ही दोष का प्रकोप हो रहा है ना, और उसी से फिर हमारी व्याधि उत्पन्न हो रही है। वैकृत में क्या है, अन्य ऋतु में दोषों का प्रकोप, जैसे कि वसंत में कफ का प्रकोप ना होकर वात या पित्त का प्रकोप हो रहा है, सेम शरद में वात या कफ का प्रकोप होना और वर्षा में पित्त या कफ का प्रकोप होना। तो ये हमारा आता है वैकृत ऋतु में। उसके बाद हमारा फोर्थ है अनुबंध है और अनुबंध। अनुबंध हमारा क्या होता है, प्राइमरी कॉज, यानी कि स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों को उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए हैं उन्हीं से उत्पन्न, यानी कि प्राइमरी कॉज है किसी भी डिसीज़ का, स्वतंत्र है। अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो ये उसका प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कारण शास्त्रों में बताए हैं उन्हीं से ये उत्पन्न हो रहा है। अनुबंध मतलब होता है सेकेंडरी कोष, यानी कि परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसके जो लक्षण है वो स्पष्ट नहीं है, जो शास्त्रों में प्रकोप एवं प्रशमन ना हो, इसका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है, उनको हम बोलते हैं अनुबंध, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डिसीज़ का सेकेंडरी कोष हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट आता है प्रकृति एंड विकृति। प्रकृति मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसी दोष के प्रकोप से होने वाला रोग हमारा प्रकृतिजन्य हेतु कहलाता है। और मिथ्या आहार विहार करने से व्यक्ति की अपनी प्रकृति से जब अन्य दोषों का प्रकोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे फिर आते हैं हमारा त्रिविध टाइप। त्रिविध प्रकार में क्या है, सबसे पहले असाध्य इंद्रिया संयोग। इसका मतलब होता है कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, श्रोत त्वक नेत्र जीवा और घ्राण, जब उनका अपने विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के साथ अति मात्रा में संयोग अयोग या मिथ्या योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असात्म इंद्रिया संयोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चक्षुर इंद्रिया है, उसका अतियोग क्या होगा कि आप सूर्य को अत्यधिक देर तक देख रहे हैं या फिर आप टेलीविज़न का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं या आप फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अति योग हो गया चक्षुर इंद्रिय का। अयोग मतलब कि आप बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं, तो ये अयोग हो गया। और फिर हमारा आता है मिथ्या योग। मिथ्या
योग में क्या होता है कि अद्भुत, भयंकर, डरावना या अति दूरस्थ दृश्य को देखना, ये चक्षुरेंद्रिय का क्या है, मिथ्या योग है। तो इस किस में आते हैं, ये हमारा आता है आत्म असात्मेंद्रिया संयोग में। उसके बाद हमारा आता है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध में क्या होता है, बुद्धि, धैर्य व स्मरण के भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति अशुभ कर्म करता है जिससे शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसे अशुभ कर्मों को ही प्रज्ञापराध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिथ्या योग वाणी, मन या शरीर। अब मिथ्या योग क्या होगा, वाणी का, कि आप अत्यधिक बोल रहे हैं या फिर आप अप्रिय बोल रहे हैं या फिर आप असत्य बोल रहे हैं। मन का क्या होगा, अत्यधिक चिंता कर रहे हैं, भय में है, शोक है, मोह है या ईर्ष्या है। और शरीर का क्या होगा कि आप अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उससे ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, या चोट लगना या अंगों को आपने जोर से मसल दिया या अत्यधिक खुजली करना, तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आता है हमारा मिथ्या योग में। तो मिथ्या योग वाणी, मन और शरीर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञापराध बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा परिणाम। परिणाम का अभिप्राय है काल। हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु क्रमश। हेमंत में हमारा शीत होती है, ग्रीष्म में हमारा गर्मी होती है और वर्षा ऋतु में हमारी वर्षा होती है, कि लक्षण वाली होती है। अब क्या होगा, काल का अतियोग, अयोग व मिथ्या योग होने से विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग का उत्पन्न करते हैं। अतियोग जैसे कि हेमंत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या ग्रीष्म में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अयोग में कि बिल्कुल ही नहीं पड़ रही है। मिथ्या योग में कि हेमंत के टाइम पर बारिश हो गई, तो वो हमारा मिथ्या योग हो गया। ठीक है। अब त्रिवेद में और भी ये टाइप दिए हुए हैं कुछ। सबसे पहले होता है दोष हेतु। दोष हेतु मतलब होता है कि जिन हेतुओं के सेवन से दोष का संचय, प्रकोप और शमन होता है, वो हमारा क्या होगा, दोष हेतु, यानी ये सिर्फ दोष को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हेमंत में मधुर रस की उत्पत्ति से कफ का संचय होता है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। सेकंड इसका आता है व्याधि हेतु। व्याधि हेतु में हमारा क्या होता है, जिसमें निश्चित व्याधि की उत्पत्ति हो, जैसे कि मृत्यु का भक्षण हेतु है, यानी कि मिट्टी खाने से हमें क्या होता है, पांडु की व्याधि होती है, एनिमल लाइक कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्याधि हो गया, क्योंकि इस हेतु से डायरेक्ट क्या हो रहा है, व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम व्याधि हेतु बोलेंगे। और दोष हेतु मतलब होता है कि दोष में गड़बड़ी के कारण से हमें व्याधि उत्पन्न हो रही है, उसको हम दोष हेतु बोलेंगे। और उभय हेतु होता है जिसमें दोष भी इंक्लूडेड होता है और व्याधि भी इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाथी, ऊँट, घोड़े की सवारी करने से वात का प्रकोप होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हाथी और घोड़े की सवारी, क्योंकि चल प्रकृति आ गई, तो इसमें वात क्या होगा, आपका वात में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तथा विदाही अन्न के सेवन से पित्त व रक्त की वृद्धि होती है। विदाही अन्न अपने यानी कि स्पाइसी, हॉट या सॉफ्ट फूड खा लिया तो उससे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये हमारी क्या है, व्याधि है। ये हेतु वात रक्त रोग को उत्पन्न करता है। तो इसमें हमारे दोष भी आ गए, यानी कि वात का प्रकोप हुआ, ये हमारा दोष है। और व्याधि क्या आ गई, इसमें एसिडिटी वगैरह आ गई आपका विदाही अन्न खाने से। तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको उभय हेतु बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है चतुर्विध हेतु। अब देखो, चतुर्विध हेतु के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट है सन्निकृष्ट। सन्निकृष्ट मतलब होता है नियरेस्ट कॉज, का अर्थ निकटवर्ती रोगों की उत्पत्ति के साथ सीधा साक्षात संबंध रखना। यानी कि ये सन्निकृष्ट मतलब होता है कि बहुत ही नियरेस्ट कॉज है, इसका सीधा संबंध है रोग की उत्पत्ति से। जैसे कि दिन, रात्रि और भोजन के आदि में, यानी कि स्टार्टिंग में कफ का प्रकोप होता है, मध्यम में पित्त का प्रकोप होता है और अंत में उसका वात का प्रकोप होता है। तो इसका बिल्कुल सीधा संबंध है प्रकोप से, है ना, प्रकोपित वायु से और रोग की उत्पत्ति से। फिर हमारा आता है विप्रकृष्ट हेतु। इसका मतलब होता है डिस्टेंट कॉज। जैसे कि हेमंत ऋतु में हमारा कफ संचित होता है, जिससे क्या होता है, वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी से पिघलकर कफ रोग उत्पन्न करता है। तो ये डायरेक्ट कॉज नहीं है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कॉज था जो हमें ये पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पहले हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, उसके बाद वसंत ऋतु में, यानी कि कुछ टाइम के बाद जब सूर्य की गर्मी से वो चीज़ पिघलती है, उसके बाद कफ रोग हमारा उत्पन्न होता है ना। तो ये डिस्टेंट कॉज है। थर्ड हमारा आता है व्यभिचारी हेतु। व्यभिचारी हेतु होता है जब हेतु कभी रोग को उत्पन्न करता है और कभी उत्पन्न नहीं करता, उसको हम व्यभिचारी हेतु बोलते हैं। ये कब होता है, जब हमारा कॉज वीक हो तब वो रोग को उत्पन्न नहीं करेगा, या बहुत अल्प लक्षण में हो। दूसरा, जब हेतु हमारे स्ट्रांग हो तब वो हमें डिसीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कैंसरस सेल हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है ना, तो वो नॉर्मल कैंसर नहीं कर रही, लेकिन अगर वो आप ज़्यादा एक्सरे में वाली लाइट्स में रहोगे या फिर आप सनडे में ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करोगे टाइम, तो वो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे कैंसर सेल और वो कैंसर कर देंगे, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल है दूषित, यानी कि माइल्ड पर्सन। तो ये नॉर्मल बॉडी में है तो ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे एग्रीवेक्टिंग फैक्टर हुए जिससे ये बढ़ गया तो क्या हो सकता है, तो ये डिसीज़ को, तो ये व्याधि उत्पन्न कर देगा, डिसीज़ कर देगा, है ना। उसके बाद हमारा आता है प्रधानिक हेतु। प्रधानिक हेतु मतलब होता है पावरफुल कॉज, यानी कि पॉइजन। जो हेतु अपने उग्र स्वभाव के कारण ये तुरंत दोषों को प्रकोपित करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानिक हेतु। जैसे कि जैसे ही फटाफट सांप ने काटा, आपके विष फैला आपकी बॉडी में और आपको क्या हो गया, आप तुरंत खत्म हो गए, तो ये तुरंत के तुरंत ये अपना स्वभाव दिखाते हैं, तुरंत के तुरंत ये अपना व्याधि उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रधानिक हेतु। इट इज़ अ पावरफुल कॉज।
तो यहाँ पर हमारा निदान टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण रूप करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।